बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी हाफिज ज़फ़र अवान, योर अकाउंटिंग कोच। बच्चों, लास्ट टाइम जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा हमने रेशियो एनालिसिस का टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट जो है वो टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट किया था वो लेवल्स का। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है। आज जो है वो हम लोग लिक्विडिटी रेशियो जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमने एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। उस लेक्चर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, अगर किसी को वो पढ़ना हो तो वो लोग पढ़ सकते हो आप लोग। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो बेटा हमारा अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें जो हम लोग पास पेपर जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो पास पेपर्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है कि भाई अब पास पेपर, इसके बाद पास पेपर्स डिस्कस करने हैं, फिर पास पेपर्स के बाद हम लोगों ने एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। और थ्योरी तो आप लोगों की इंशाल्लाह ताला साथ साथ चलती रहेगी। और ये जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो भी मेरे नोट्स हैं वो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर भी मेंशन होगा। तो अगर किसी को नहीं मिल रहा हूँ तो वो मुझे टेक्स्ट भी कर सकता है, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, तो बेटा लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो ये है कि इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू टर्न एसेट्स इनटू कैश टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। देखो, जो आपके शॉर्ट टर्म डेब्ट्स होते हैं, यानी कि जो आपकी करंट लायबिलिटीज होती है, उनको जो आप पे कर रहे होते हो वो नॉर्मली जो है वो आप अपने करंट एसेट से पे कर रहे होते हो। ठीक है। आपके पास कैश होता है, बैंक होता है, आप उनसे पे कर रहे होते हो। ठीक है। आप अपने कोई फिक्स एसेट की हेल्प से जो है वो आप अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को पे नहीं कर रहे होते हो। उसका रीजन देखो, अब फिक्स एसेट तो फिक्स एसेट है ना, वो लॉन्ग टर्म आपके पास चलने के लिए। जो आपके पास करंट एसेट्स होते हैं, कैश, बैंक, रिसीवेबल, वो आपका एक सर्किल होता है जिससे आप अपनी करंट लायबिलिटीज को या शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को जो है वो क्या कर रहे होते हो, पे कर रहे होते हो। अब लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो आपको ये बताते हैं कि भाई आपका जो शॉर्ट टर्म का डेब्ट्स है और जो आपका करंट एसेट्स हैं, वो उनका और आपका रेशियो जो है वो क्या हो रहा है, जिसकी हेल्प से आप लोग उससे बिजनेस को आप जो है वो मेजर कर सकते हो कि कितना आपके पास अवेलेबल कैश है या कितने आपके पास एसेट्स हैं एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। ठीक है, ये कंपैरिजन होता है बेसिकली शॉर्ट टर्म डेब्ट्स के साथ। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास जो पहला रेशियो आ रहा है वो बच्चों आ रहा है करंट रेशियो का। करंट रेशियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हो। ठीक है, करंट रेशियो भी कहते हो, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हो। दिस इज द रेशियो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर आप कंपैरिजन करते हो अपने करंट एसेट्स का अपनी करंट लायबिलिटीज के साथ। ठीक है, मींस के न्यूमिनेटर में जितने भी आपके करंट एसेट्स होते हैं आप वो लिख देते हो, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज लिख देते हो। तो इनके दरमियान का जो रेशियो होता है वो आपके पास होता है करंट रेशियो। मींस के आप कितने कैपेबल हो अपनी लायबिलिटीज को पे करने में। ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा, जो आपका करंट रेशियो होगा वो 1:1.5:1 एंड 2.5:2 के मिड में होना चाहिए। ये सेटिस्फैक्टरी जो है वो आपके पास रेशियो होता है। अच्छा, इससे अगर नीचे जाता है या इससे अगर ऊपर जाता है तो वो बिजनेस के लिए डेंजरस होता है। मैं कैसे डेंजरस होता है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, 1.5:1 मिनिमम है। ठीक है, और 2.2:1 जो है वो आपके पास मैक्सिमम है। लेट सपोज अगर आपके करंट एसेट्स जो है वो $2 लाख के हैं, ठीक है, और आपकी करंट लायबिलिटीज जो है वो $1 लाख है। इट मीन्स के 2:1, तो ये सेटिस्फाई रेशियो है आपका। ठीक है। हाँ, अगर आपके करंट एसेट लेट सपोज
$3 लाख हो जाते और करंट लाइबिलिटीज आपकी स्टे रहती 1 लाख, तो आपका जो रेशो होता वो 3:1 होता। ठीक है, तो ये सेटिस्फैक्टरी रेशो नहीं है। उसका रीजन क्या है? देखो आपके पास करंट एसेट्स हैं वो कितने हैं? 2 लाख हैं। अब आपके पास जो एसेट्स हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? करंट एसेट्स 3 लाख, और आपकी लाइबिलिटीज कितनी है? 1 लाख और 1 लाख। इट मीन्स कि आपने इनफ एसेट्स जो है वो अपने पास रखे हुए, ज्यादा एसेट्स अपने पास रखे हुए, करंट एसेट्स रखे हुए, आप उनको कहीं और भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। बिजनेस में तो आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हो ना। तो अगर आपने ऑन हैंड कैश रखा हुआ है, लेट सपोज आपने 1 लाख का फर्दर कैश जो है वो अपने पास बिजनेस के अंदर रखा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, आप उसके पास अपने पास रखे, वो जस्ट ना, आप आपकी लाइबिलिटीज इतनी है कि आप अपने पास इतना कैश रखो, तो आप उसको सर्कुलेट नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पुअर मैनेजमेंट है अपने करंट एसेट्स के हवाले से। आपके अपने करंट एसेट्स अगर आपके पास बहुत ज्यादा रखे हुए हैं आपकी लाइबिलिटीज से, अगर आप उसको कंपेयर करते हो, जैसे हम लोग तो बड़ा खुश होते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। बैंक अकाउंट के अंदर एक लिमिटेड पैसा आपके पास होना चाहिए, आपके पास लिमिटेड कैश होना चाहिए। बहुत ज्यादा कैश होने का मतलब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप उससे एडवांटेज नहीं ले पा रहे, ठीक है। और ऐसे ही लेट सपोज अगर मेरे करंट एसेट्स जो है वो 1 लाख ही होते और करंट लाइबिलिटीज भी 1 लाख की होती, तो रेशियो आता हमारे पास 1:1। इट मीन्स कि ये रेशियो आपका इस रेशियो से क्या है? कम है। और ये वाला जो रेशियो था वो आपका इस रेशियो से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये आपके पास मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम इतनी रेंज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम यहां तक हो, इससे आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये मैक्सिमम तक पहुंच रहा है, इट मींस दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ जाते हो या फिर यहाँ पर आ जाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सिस एसेट्स आपके पास रखे हुए हैं, करंट एसेट्स, या फिर आपके पास जो है वो जो एसेट्स है वो बहुत ज्यादा कम एसेट्स है। 1:1 का मतलब एसेट्स जो है वो बहुत कम है, या यहाँ पर एसेट्स जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर करंट एसेट्स कम है इट मींस कि आप अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकते। देखो करंट एसेट्स में सिर्फ कैश तो नहीं होता ना, आपके पास इन्वेंट्री है, आपके पास आपके रिसीवेबल्स हैं, आपके पास आपके और भी करंट एसेट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने पेबल्स को पे ऑफ करना है, अब 1:1 का रेशियो चल रहा है, मीन्स कि आपके जो सप्लायर्स होंगे वो आपसे डिस्टर्ब रहेंगे, आप उनको टाइमली पेमेंट नहीं कर पाओगे। जब आप उनको टाइमली पेमेंट नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपको जो आपका मटेरियल होगा वो आपको सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आप डिस्काउंट्स नहीं ले सकते हो, कैश डिस्काउंट्स होते हैं कि अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो सप्लायर आपको कैश डिस्काउंट्स भी ऑफर करता है, तो वो भी आप अवेल नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं कि अगर आपका करंट रेशियो 1.5 से कम हो जाता है, या फिर आपका करंट रेशियो जो है वो 2 से एक्सीड कर जाता है, ठीक है। तो मिनिमम जो रेंज है और मैक्सिमम जो रेंज है, आपका करंट रेशियो जो है वो इस रेंज के दरमियान होना चाहिए, जो रेंज मैंने आप लोगों के सामने डिफाइन की है, ठीक है। तो अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि देखो भाई, अगर आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, तो यू कैन नॉट मीट इमीडिएट लाइबिलिटीज, ठीक है, आप अपनी लाइबिलिटीज को इमीडिएटली पे नहीं कर सकते। फेसिंग डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग फर्दर सप्लाईज ऑन क्रेडिट, ठीक है, अगर आपको और सप्लाईज जो है वो क्रेडिट पे लेनी होगी, क्योंकि बिजनेस तो आपका किस पे चल रहा है? ऑन क्रेडिट चल रहा है ना। नॉर्मली जितने भी बिजनेस होते हैं वो ऑन क्रेडिट होते हैं, कैश पे बहुत कम होते हैं। कैश पे तो आप लोकल मार्केट के अंदर देखते होंगे, जो रिटेलर होता है वो कैश पे जो है वो चीजों को बाय कर रहा होता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप बिजनेस की बात करते हैं जहाँ पे होलसेलर होते हैं, ठीक है, या मैन्युफैक्चरर होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन क्रेडिट। अब जब क्रेडिट पे आपको आपका सप्लायर माल ही प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आप आगे बिजनेस कर नहीं सकते। देखो आपको क्रेडिट पे माल उठाना ही उठाना है, उसका रीजन ये क्योंकि आप जो सेल कर रहे हो वो भी ऑन क्रेडिट कर रहे हो, आपके कस्टमर्स भी सारे ऑन क्रेडिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकती है अपने सप्लायर की तरफ से, कि आपको सप्लायर आपका माल आपको नहीं देगा भाई, आप वो आपको कहेगा भाई आपने पिछला पैसा तो आप अभी तक वापस नहीं किया, या आपने पिछला पैसा देने में बहुत ज्यादा लेट कर दिया था। कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ
कैश डिस्काउंट, आप वही, अब कैश डिस्काउंट का एडवांटेज नहीं ले सकते क्योंकि आपको टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हो, या कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती है, आपको सप्लायर आपको कहता है कि बल्क क्वांटिटी में आप जो है वो माल को बाय कर लो, लेकिन आप यू डोंट हैव इनफ मनी फॉर परचेज, तो फिर आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को भी अवेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल सिंपल होता है, आपको करंट एसेट्स भी प्लेट में सजा करके दिए जाते हैं, करंट लायबिलिटीज भी आपको प्लेट में सजा करके दी जाती है, या थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया जाता है। आपको सारे करंट एसेट्स डिफरेंट डिफरेंट दे दिए जाते हैं, आपको उनको क्या करना होता है, जस्ट प्लस करना होता है, सम अप करना होता है। ऐसी करंट लायबिलिटीज को भी आपने प्लस करना होता है। आगे चल के हम पास्ट पेपर्स भी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को कंसेप्ट देना था और थ्योरी बतानी थी कि करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो होता क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड रेशियो, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, या क्विक रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, अब क्विक रेशियो क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है आपके क्विक एसिड्स का आपकी करंट लायबिलिटीज के साथ। जो भी आपके क्विक एसिड्स होते हैं, आप उनको कंपेयर करते हो अपनी करंट लायबिलिटीज से। वहां पर आप अपने करंट एसिड्स को कंपेयर कर रहे थे करंट लायबिलिटीज से, यहाँ पर आप अपने क्विक एसिड्स को कंपेयर करते हो अपनी करंट लायबिलिटीज के साथ। अब क्विक एसिड्स हैं क्या, क्विक एसिड्स जितने भी आपके करंट एसिड्स आपको एग्जाम में दिए जाएंगे ना, उसमें से जस्ट आपने इन्वेंट्री को माइनस करना है। जैसे लेट सपोज, अगर आपके करंट एसिड्स आपने टोटल किया, आपके करंट एसिड्स जो है वो 3 लाख डॉलर के आ रहे हैं। ठीक है, और आपकी इन्वेंट्री जो है वो 50,000 की है, तो जस्ट आपको 50,000 क्या करना है, माइनस करना है अपनी इन्वेंट्री को, तो आपके पास क्विक एसिड्स आ जाएंगे 2,50,000। ठीक है, तो क्विक एसेट्स को फिर आप डिवाइड करते हो अपनी करंट लायबिलिटीज के साथ, जैसा कि ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज और क्विक एसेट्स फाइंड आउट किस तरीके से किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सेम कंपैरिजन यही है बेटा कि आपका जो रेशियो होना चाहिए वो 0.5 to 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आपने अपनी इन्वेंट्री हटा दी है, जस्ट ये आपकी मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम रेंज आपकी 0.7 हो, इससे नीचे ना हो। ये आपका क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम आपके पास क्विक एसिड्स जितने होने चाहिए। अगर आप अपनी मिनिमम रेंज से नीचे जाते हो या आप अपनी मैक्सिमम रेंज से ऊपर जाते हो, तो वहां पर भी आपको सेम डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकती हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं करंट रेशियो के अंदर। ठीक है, तो वही चीजें जो मैंने ऊपर बताई थी आपको, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। ये मीन्स कि अगर आप शॉर्ट हो जाते हो या आप एक्सेस हो जाते हो, ठीक है, अगर शॉर्ट होते हो तो लेट सपोज यू कैन नॉट मीट द इमीडिएट लायबिलिटीज, आप अपनी लायबिलिटीज इमीडिएट लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वही बात के डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ सकती हैं सप्लायर से फर्दर ऑर्डर के लिए, आप कैश डिस्काउंट का एडवांटेज नहीं ले सकते हो, या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल नहीं कर सकते हो। तो सेम यह है, बस रेशियो का डिफरेंस है। ठीक है, इस रेशियो को आपने याद रखना है बेटा, एमसीक्यूज वगैरह में काम आ सकता है। वो आपको कमेंट करने को कह सकता है कि आपका जो रेशियो है वो मिनिमम 0.7 है, या आपने निकाला 0.7 आ गया। अब वो आपको कहेगा कि आपके हिसाब से बिजनेस या 0.7 से नीचे हो जाता है, 0.6 पे हो जाता है, तो क्या क्या डिफिकल्टीज आप लोग फेस कर सकते हो, तो वो डिफिकल्टीज मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है। ये डिफिकल्टीज आप लोग फेस कर सकते हो। अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास जो नेक्स्ट रेशियो है, दैट इज रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर है क्या चीज, पहले तो ये समझो। इन्वेंट्री टर्नओवर का जस्ट एक फार्मूला है, इन टाइम्स इक्वल्स टू सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इन टाइम। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, और एंडिंग इन्वेंट्री भी आपको क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन है, तो उनको आप प्लस करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे, एवरेज निकाल लोगे। लेट सपोज अगर एक ही इन्वेंट्री दी जा रही है, तो आप उसी को एवरेज कंसिडर करके डिनोमिनेटर पे लिख दोगे। ठीक है,
इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब ये है कि कितने टाइम्स में आप सेल कर रहे हो, इन टाइम्स निकल रहा है ना यहाँ पे, कितनी बार आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा हो, ठीक है। अगर आप बिजनेस के अंदर 10 टाइम्स सेल कर रहे हो, फिर 15 टाइम्स सेल कर रहे हो, तो 10 टाइम्स और 15 टाइम्स का अगर कंपैरिजन करो, तो 15 टाइम्स जो है वो बेटर आपके पास नंबर है एज कंपेयर टू 10 टाइम्स, ठीक है। 15 टाइम्स मतलब कि आपने 15 दफा सेल की है। अगर 20 टाइम्स का मतलब है तो आपने 20 टाइम्स जो है वो आपने सेल की है। तो जितनी आप सेल करते हो उतना आपका बिजनेस ग्रो की तरफ जाता है, ग्रोथ होती है आपके बिजनेस की, ठीक है। अगर टाइम्स कम होगा, ठीक है, जितना कम होता जाएगा, इसका कंपैरिजन होता है पिछले ईयर से, पास्ट ईयर से। पास्ट ईयर का आप इन्वेंट्री टर्नओवर देखते हो और करंट ईयर का आप इन्वेंट्री टर्नओवर देखते हो, फिर आप उसका कंपैरिजन करते हो कि अगर तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर का रेट ज्यादा है, इट मींस कि आपका बिजनेस इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज इन 2024 मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर जो था वो 10 टाइम्स था, सपोज कर लेते हो, मींस कि मैंने 10 टाइम्स जो है वो सेल किए। और अगर मैं 2025 के एंड पे स्टैंड कर रहा हूँ, तो इट मींस यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि 15 टाइम्स मैंने सेल किए। इन टाइम्स का मतलब यही है, सीओ एस को आप जब एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करोगे तो आपके पास इन टाइम आएगा, ठीक है। इट मींस कि अगर आप कंपैरिजन करते हो अपने पास्ट ईयर से, 2024 से, मींस कि आपका बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रोथ की तरफ है। अगर यही चीज जो है वो ऑपोजिट होती, यहाँ पे 10 टाइम्स और 2024 में 15 टाइम्स होता है, इसका मतलब क्या है कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर रहा। अगर आपकी इन्वेंट्री का रेट कम होता है, तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपकी सेल लो है, ठीक है, या इन्वेंट्री ओवर सेल है, आपने ज्यादा इन्वेंट्री बहुत ज्यादा सेल कर दी है, अब आपके पास इन्वेंट्री सेल करने के लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा, मैं बार बार सेल की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मैंने ऊपर न्यूमिनेटर पे कॉस्ट लिखी है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन राइज हो सकता है, सर व्हाई यू आर यूजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्यों यूज कर रहे हो, हालांकि आप यहाँ पर बात हो रही है सेल्स की कि आप कितनी दफा सेल्स कर रहे हो, आप सेल्स को क्यों नहीं ले रहे हो, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्यों लिया। उसका रीजन ये है बेटा, जो न्यूमिनेटर पे है वो क्या है, इन्वेंट्री है, ठीक है। और इन्वेंट्री जब भी रिकॉर्ड होती है, जितनी दफा भी आपने रिकॉर्ड की होगी, वो एट कॉस्ट रिकॉर्ड की होती है, ठीक है। कभी भी आप सेल प्राइस से इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं करते, हमेशा जितने जितने की आपने परचेज की होती है, जिस अमाउंट से आपने परचेज की होती है, जिस रेट पर आपने परचेज की होती है, उस रेट को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो न्यूमिनेटर पे आपके पास क्या है, कॉस्ट है, तो इट मींस कि आपके पास, सॉरी, डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस्ट है, तो इट मींस कि आपके पास न्यूमिनेटर पे भी क्या होनी चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज होता है, ठीक है। कभी भी कंपैरिजन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नीचे कॉस्ट लिख रहा हूँ और ऊपर सेल्स लिख रहा हूँ, तो मेरा इन टाइम कभी भी करेक्ट नहीं होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि सेल्स तो हमेशा ज्यादा होती है। तो कॉस्ट का कॉस्ट के साथ ही कंपैरिजन होता है, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, तो देखो बेटा, इन्वेंट्री टू हाई सेलिंग प्राइस, आपकी सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी सेल ही नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं अपने कोर्स की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा रख देता हूँ, तो मुझसे कुछ बच्चे, अगर भले जितना मैं अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फीस मेरी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स बहुत सारे जो है वो नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक एवरेज आपको सेलिंग प्राइस रखनी होगी, तभी आपका इन टाइम जो है वो इम्प्रूव करेगा इन्वेंट्री का। आपकी या तो डिमांड कम हो रही है, या बिजनेस एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री का रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये इंडिकेट करता है आपकी इन्वेंट्री को। अच्छा, अब आ जाओ, नेक्स्ट है रिसीवेबल टर्नओवर। अब बच्चों, जो ये रिसीवेबल टर्नओवर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो है, ठीक है। इसमें आप इन डेज निकालते हो, ये याद रखिएगा, ये जो आपके पास आंसर आएगा वो इन डेज में आएगा, कि आपका जो रिसीवेबल का सर्कल है वो क्या है, कितने दिन बाद आप कलेक्शन करते हो। जैसे लेट सपोज मैंने एक कस्टमर था, ठीक है, और उसको मैंने सेल की, जैन की,
15 को। ठीक है। तो अब मैंने उसे कलेक्शन के लिए कहा कि भाई तो मुझे 1 महीने बाद भले मुझे पेमेंट कर देना। तो अब मैं जो कलेक्शन कर रहा हूँ वो कब कर रहा हूँ? फेब की 14 को। बीच में 30 डेज का मैंने उसको क्या दे दिया, मार्जिन दे दिया। ठीक है। तो अब जो मेरे रिसीवेबल का टर्न ओवर है वो किस तरह से हो रहा है, वो डेज 30 डेज के ऊपर जो है वो मेरा रिसीवेबल, मतलब कि मेरी जो भी कलेक्शन होती है वो 30 डेज बाद होती है। वो कुछ भी हो सकती है जब हम रिसीवेबल टर्न ओवर निकालेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब क्या है कि कितने डेज में आप कलेक्शन कर लेते हो नॉर्मली। ठीक है। आपका ये जो कलेक्शन का जो पीरियड है ना, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं अपने कलेक्शन के पीरियड को लेट सपोज कम कर लेता हूँ, ठीक है, उससे मुझे क्या क्या डिसएडवांटेजेस जो है वो फेस करना पड़ेंगे अपने बिजनेस के अंदर। उसमें ये होगा कि मेरे पास से जो कस्टमर्स हैं वो जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनसे जल्दी डिमांड करूंगा कैश की कि भाई जल्दी जल्दी पैसे दो। अभी भी अगर मैं अपने बच्चों को पीसीस का कहता हूँ तो काफी सारे बच्चे जो है वो उसमें क्या होता है कि यार खामोश हो जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक है। उसका रीजन क्या है, यार सर तो हमेशा फीस ही मांगते रहते हैं। साथ वाला जो है वो मुझे 60 दिन का टाइम पीरियड दे रहा है, और सर जो है वो 30 दिन का टाइम पीरियड दे रहे हैं। तो वो 60 वाले उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना, कि उसको तकरीबन 2 महीने बाद वहां पे पेमेंट करनी है, यहाँ पर उसको 1 महीने में पेमेंट करनी है, 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो वो उस 1 महीने के अंदर उस पैसे को और भी कहीं घुमा सकता है, जहां से वो और ज्यादा जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। ठीक है। ऐसे ही जो आपका रिसीवेबल डेज होते हैं वो बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। अगर जितने ज्यादा होंगे तो आपके बैड डेट्स भी हो सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा बैड डेट्स में, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसकी भी इंशाल्लाह ताला प्लेलिस्ट आ जाएगी मेरे चैनल पे, ओ लेवल से रिलेटेड। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके बैड डेट्स होते हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, उसने एक दिन मैंने उससे 1 महीना पढ़ाया, 2 महीना पढ़ाया, 3 महीने पढ़ाया। अब 3 महीने तक मैंने उससे फीस नहीं ली। अगर मैं यही बात उसके पहले महीने में कह देता या दूसरे महीने में कह देता, उससे मुझे एडवांटेज क्या होता कि अब कस्टमर के पास जो है वो अमाउंट अच्छा खासा जमा हो चुका है। ठीक है। 3 महीने का अमाउंट जो है वो जमा हो चुका है, अब उसको देने में ज़रा परेशानी होगी। ठीक है। और दूसरा ये कि मेरा भी कैश बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है, क्योंकि देखो मैंने उसको सेल की है, ऑन क्रेडिट की है। ठीक है, उधार पे सेल की है, मेरा वर्किंग कैपिटल भी तो यूटिलाइज हो रहा है ना यहाँ पे, कि मैंने भी माल ऐसे थोड़ी इसको बेचा होगा, पहले खरीदा होगा, तो वहां पे भी मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। ठीक है। तो अब मैं बार बार, अब सिर्फ एक कस्टमर तो नहीं है, बिजनेस के अंदर 10 कस्टमर्स होते हैं, हजारों कस्टमर्स भी होते हैं बिजनेस में। तो अब मेरा जो सर्किल है कैश का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो पेमेंट आनी है वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आनी है। और एक कस्टमर दोबारा आ गया, उसको भी मैंने माल बेच दिया, उसके बाद एक और कस्टमर आया, उसको भी मैंने उधार पे माल बेच दिया, उसके बाद एक और कस्टमर आया, उसको भी मैंने उधार पे माल बेच दिया। अब देखो 3 कस्टमर्स के बाद मेरा जो है वो कैश क्या हो चुका है, स्टक हो चुका है। अब एक और कस्टमर आएगा, अब मैं उसको माल नहीं बेच पा रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि मेरे पास स्टॉक ही नहीं है। अब मैं अगर स्टॉक परचेज करता हूँ तो आई डोंट हैव अ कैश, क्योंकि मेरा कैश तो उन 3 कस्टमर्स में फंसा हुआ है जिन्होंने मुझे 3 महीने बाद जाकर के पेमेंट करनी है। तो रिसीवेबल टर्नओवर का जो डेज होते हैं वो बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका कोई फैक्टर डिफाइन नहीं है, जैसे कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो में था। वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। जैसा कुछ आपके बिजनेस की नेचर ही इस तरह की है कि बहुत अरसे बाद सेल होती है, लेकिन वो जो सेल ऐसी होती है जो आपके पूरे साल को कवर कर लेती है। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं उसमें डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा सेल हो रही होती है। ठीक है। तो कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है वो आपको नहीं बताया जाता। बस आपको अपने बिजनेस के हिसाब से मैनेज करना होता है कि यार ज्यादा मैं उधार दूंगा और कलेक्शन टाइम पीरियड बहुत ज्यादा रखूंगा तो मेरा अपना खुद का वर्किंग कैपिटल स्टक हो जाएगा। मैं उससे जो मैंने पैसा जो मैंने उधार पे दिया हुआ है, मैं उस पैसे से बहुत सारे काम कर सकता था, मुझे बहुत ज्यादा एडवांटेज होता। ठीक है। तो इसकी एक पॉइंट मैंने लिख दिया है कि इसका मतलब क्या होता है, द एवरेज टाइम टू क्रेडिट कस्टमर्स टेक टू पे देयर अकाउंट्स। ठीक है। हम अब एक एवरेज टाइम दे देते हैं कि भाई तुम्हें इतने दिनों में पे करना है, तो मेरा वो कलेक्शन टाइम पीरियड होता है कि कितने डेज में मैं अपनी कलेक्शन कर रहा हूँ। ना वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना वो बहुत कम होना चाहिए।
अच्छा, अगर लेट सपोज बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मैं अपने इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्रूव करूँ, मतलब वो जो 60 दिन का टाइम पीरियड है उसको मैं 45 पे ले आऊँ या 30 पे ले आऊँ। इससे जल्दी जल्दी मेरे पास कैश कलेक्शन होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे कस्टमर नाराज भी हो सकता है। मैं अपने कस्टमर्स को कैश डिस्काउंट ऑफर करूं कि भाई चलो ठीक है, मैं तुम्हें 60 डेज का टाइम पीरियड दे रहा हूँ, लेकिन 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 विद इन 15 डेज में अगर आप मुझे पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 8% डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो अब मैंने उसको एक चार्म दिया कि भाई तुम मुझे जल्दी पेमेंट कर दोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे पास कलेक्शन जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से भी मेरा रिसीवेबल टर्नओवर का रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। या इंटरेस्ट लगा दूं मैं ओवरड्राफ्ट पे या ओवर ड्यू अकाउंट्स पे, कि भाई जो पेमेंट कर रहा है और अगर लेट करेगा तो उसको इतना परसेंट इंटरेस्ट या प्रॉफिट भी मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे भी कस्टमर क्या करेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड की एक फैसिलिटी तुम लोग देख लो। क्रेडिट कार्ड जिसके पास होता है तो क्रेडिट कार्ड वाले आपको देते हैं कि एक महीना 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है वापस। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा कि 45 से वेरी नेक्स्ट डे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने अमाउंट में। तो लोग क्या करते हैं, विद इन 45 डेज कोशिश करते हैं कि पेमेंट कर दें। ठीक है, तो आप इस तरह से इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो अपने ओवरड्यू अकाउंट्स में। या फिर सप्लायर्स को आप रिफ्यूज कर दो, ठीक है, साफ साफ मना कर दो। या डेप फैक्टरिंग कर दो। डेप फैक्टरिंग क्या होता है बेटा? ये बड़ी अच्छी एक टर्म है, डेप फैक्टरिंग। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने रिसीवेबल्स की कलेक्शन के लिए ना एक अलग कंपनी को हायर करती है। उस कंपनी का काम ही क्या होता है कि आपके रिसीवेबल्स को मेंटेन करना, आपके रिसीवेबल्स की कलेक्शन करना। ठीक है, जैसे कि कंपनी कहती है यार मुझे नहीं ठीक लगता कि मैं अपने कस्टमर से खुद पैसे मांगूं, इससे मेरे और मेरे कस्टमर के दरमियान जो है वो मेरी गुडविल जो है वो कम होती है। तो वो एक नेक्स्ट कंपनी को क्या कर देती है, वही चीज जो है वो ऑफर कर देती है, कोटा दे देती है कि भाई तुम अब कलेक्ट करो इसको। तो वो कंपनी उस कंपनी के बिहाफ पर जो है वो कलेक्ट कर रही होती है। इसको आप कहते हो फैक्टरिंग करना, फैक्टोरिंग। ये आगे आप फैक्टर बना देते हो। ठीक है, एक और कस्टमर जैसे कि आप लोगों में से भी आपके किसी फ्रेंड से अगर आपको पैसे लेने हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा उससे मांगना, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड को कहते हो यार उसको बताओ कि यार मेरी जो है वो हालत ठीक नहीं है, ठीक है, पैसों में थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूँ मार्केट में, तो हो सके तो मेरे पैसे वापस कर दो। अब वो थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहे हो ना, तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी और आपके दोस्त की बात खराब नहीं हो रही, आपने बीच में एक और पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया, तो वो आपने फैक्टोरिंग कर दी। तो यहाँ पर भी डेप फैक्टोरिंग होती है कि आप किसी और कंपनी को क्या कर देते हो, ऑफर कर देते हो। इस तरह से वो आपके कलेक्शंस को करती है, अपनी कुछ सर्विस चार्जेस लेती है, और इससे आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो जो है वो इम्प्रूव, सॉरी, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा लास्ट है ट्रेड पेएबल टर्नओवर। जिस तरह से आपने अपने कस्टमर से कलेक्शन करनी है, उसी तरीके उतनी डेज में आपको अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट भी करनी है, अपने सप्लायर्स को पेमेंट भी करनी है। सप्लायर्स की पेमेंट को भी डिले नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जल्दी करोगे तो इससे क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो आउट हो जाएगा, कैश निकल जाएगा आपके पास से फौरन से। ठीक है, तो उसी कैश को अगर सप्लायर मुझे लेट सपोज जो है वो 2 महीने का टाइम पीरियड देता है, अगर मेरे पास अवेलेबल भी है कैश, तो मैं उसको कहीं और यूटिलाइज करूंगा, मैं बैंक में सेविंग अकाउंट के अंदर रखवा दूंगा, ताकि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट होता रहे। अगर मैं सप्लायर को पेमेंट कर देता हूँ तो फिर वो तो पेमेंट मेरे किसी काम की नहीं है, वो तो चलेगी मेरे पास से। तो पेएबल टर्नओवर जो आपके पास रेट होता है, ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा आपने कर दिया कि भाई आप 90 डेज बाद जो है वो आप पेमेंट कर रहे हो, तो इसे आपका सप्लायर भी नाराज हो सकता है, नेक्स्ट टाइम वो आपको रिफ्यूज कर देगा आपको इन्वेंट्री क्रेडिट पे देने के लिए। ठीक है, तो इफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इफ टेकिंग लॉन्गर टू पे द सप्लायर मीन्स, ठीक है, द सप्लायर रिफ्यूजिंग क्रेडिट इन द फ्यूचर, ठीक है, वो आपको क्रेडिट पे माल देने से रिफ्यूज कर दे। द लॉस ऑफ एनी कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली सेटलमेंट, ठीक है, आप वो अगर किसी सप्लायर ने आपको डिस्काउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है और अगर आप पेमेंट को डिले करते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, इट मीन्स कि यहाँ पर भी आपने एक अपनी कॉस्ट को, आप अपने रेवेन्यू को कंप्रोमाइज कर रहे हो।
डैमेज टू द रिलेशनशिप विद द सप्लायर, आपकी सप्लायर के साथ रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको माल देने से मना कर देगा, या अच्छा माल आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, या आपको प्राइस ज़्यादा बताएगा कि भाई ये इतने का है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो सामान है, जब जो मुझसे ये परचेज कर रहा है, अगर वो 90 डेज में पेमेंट कर रहा है तो मेरा अमाउंट जो है वो 90 डेज के लिए स्टक हो गया, तो वो आपका रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाता है। तो ये बेटा हमारे कुछ जो है वो लिक्विडिटी रेशियो थे। अब हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो जो है वो दोनों क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा काम क्या है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे, और एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ताकि अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाए, हमारा क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो एमसीक्यूज की तरफ आ जाएंगे। इस लेक्चर का जो भी आपके पास ये थ्योरी जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे जो है वो लिंक उसका शेयर कर दूंगा, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा कि अगर किसी को चाहिए हो तो वो यहाँ से ले सकते। ठीक है। तो किस तरह का मेरा लेक्चर लगा, मैं बहुत थका हुआ था आज, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, ऑफिस में बहुत काम था और बहुत ज़्यादा क्लासेस भी थी। तो वो काफ़ी लेट हो चुका हूँ अभी, मेरे ख्याल में तकरीबन 12:30 1 बज रहा है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे अपने बच्चे जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है, जो यूट्यूब पे मुझसे पढ़ते हैं, उनके लिए मुझे लेक्चर जो है वो लाजमी अपलोड करना है। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा एक काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन प्रेस करना है, और नीचे कमेंट भी करना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो कैसी लग रही है, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ।